हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग वॉरियर्स। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोम। आज हम आपको सोम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे बेसिक है, सब स्ट्रेस और स्ट्रेन। जो हमारा स्ट्रेस होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है प्रोवाइडेड बाय अ मटेरियल अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस। जब भी किसी मटेरियल पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होगा जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय अ मटेरियल अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका फॉर्मूला होता है P बाई ए, स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाई ए। अगर बॉडी फुली रिस्ट्रिक्टेड है या फिर पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है डायमेंशन चेंज के लिए तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा। और वहीं हम बात करें स्ट्रेन की तो इट इज़ अ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल बाय स्ट्रेस। बाय स्ट्रेस। और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर हम इनकी यूनिट की बात करें तो स्ट्रेन की यूनिट कुछ नहीं होती, इसलिए हम इसको यूनिटलेस बोलते हैं। जैसे मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब वहीं हम स्ट्रेस की बात करें तो P बाई ए होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन को हम चेंज कर दें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे इंटू नहीं आएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, kg सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m L-1 T-2। तो ये होगी डायमेंशन स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉमिनल स्ट्रेन, इसी को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला हमारा होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब एक दूसरा होता है हमारा एक्चुअल और इसको ट्रू भी बोल सकते हैं, ट्रू स्ट्रेन। इसका हमारा होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। जो हमारा एक्चुअल डायमेंशन होता है वो ओरिजिनल डायमेंशन प्लस माइनस चेंज इन डायमेंशन। मतलब एक्चुअल जो डायमेंशन होता है ये वो डायमेंशन होता है जो टेस्ट के टाइम पे हम लेते हैं। मतलब जो हमारे फोर्स बाय एरिया होता है तो वो एरिया ओरिजिन ना होके जो टेस्ट के समय पे हम पे इलैंगुएशन या फोर्स के समय जो मिल रहा है हमारा वो होता है। अब हम बात कर देते हैं थोड़ा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी दो टाइप की होती है, 0 डिग्री टेंसर, 0 ऑर्डर टेंसर। ये इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी।
फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, इसको बोलते हैं वेक्टर, और सेकंड ऑर्डर टेंसर को बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। स्केलर वो होता है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड गिवन रहता है, वेक्टर वो होता है जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन रहती है, और टेंसर वो होता है जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, जिसको हम किसी भी एक डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों टेंसर क्वांटिटी है। जिसमें स्ट्रेस हमारा सेकंड डिग्री टेंसर है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं स्ट्रेन को। सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके लिए हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम क्यूबॉइड लेंगे, इसकी लेंथ L, विड्थ B और हाइट H ले लेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच। अगर हम इसमें चेंज इन वॉल्यूम देखें तो इसके लिए हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू L से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो BH DL आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू B करेंगे तो LH DB आ जाएगा। और अगर H की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो LB DH आ जाएगा। तो अब हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। तो मीन्स चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो EV आ जाएगा हमारा DL अपॉन L प्लस DB अपॉन B प्लस DH अपॉन H। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ क्यूबॉइड इज स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन है, स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे करके आप सबका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हो, चाहे क्यूबॉइड हो चाहे वो स्फीयर हो। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आगे। एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमारे माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का होता है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे मार्किंग से बता देता हूँ। यहाँ तक होती है इलास्टिक लिमिट A, अपर यील्ड पॉइंट E, यहाँ पे इलास्टिक जोन भी होता है B, ये C हो गया अपर यील्ड पॉइंट, ये D हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे एक आता है हमारा F और ये G होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर जोन होता है। तो A तक तो हमारा रहता है प्रोपोर्शनल लिमिट जिसके लिए हुक्स लॉ वैलिड होता है। B तक रहती है हमारी इलास्टिक लिमिट। फिर उसके आगे जाते तो हमारा मिल जाता है अपर यील्ड पॉइंट। फिर उसके बाद जाता है हमारा तो मिल जाता है हमें लोअर यील्ड पॉइंट। जो ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है तो इस पे जो हमें स्ट्रेस लेवल मिलता है उसी से हम किसी भी मटेरियल का यील्ड पॉइंट डिफाइन करते हैं। और यील्ड पॉइंट से मतलब है कि स्ट्रेस का लेवल एक मटेरियल पे जिस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, मतलब एक ऐसा वैल्यू स्ट्रेस की जहां तक आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन ना मिले आपके मटेरियल के अंदर। अब D से E जो होता है ये होता है हमारा प्लास्टिक रेंज। इसके अंदर मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस का चेंज बहुत कम होता है, जिसके अंदर मटेरियल के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस। फिर E से F पहुंच जाता है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग। इसके अंदर मटेरियल हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसमें हमारा मटेरियल अंडरगोस टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म, मीन्स उसके अंदर के पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं। और F से G होता है हमारा नेकिंग, जिसके अंदर हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत शार्प डिक्रीज आता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेन जोन। और G पे आता है हमारा फ्रैक्चर।
तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, एक बात आपको बता देता हूँ, डक्टिलिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वो एक डायरेक्शन में मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है, जैसे हम वायर्स को डिफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से मैलिबिलिटी भी होता है, जिसमें हम किसी मटेरियल को दो डायरेक्शन में डिफॉर्म कर सकें, जैसे हम प्लेट्स के फॉर्म में डिफॉर्म कर सकते हैं। तो अब डक्टिलिटी की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं जो डक्टाइल नहीं होते, इनको हम वायर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ब्रिटल की तरह बिहेव करते हैं अगर टेम्परेचर बहुत कम हो। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी प्रकार ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं जिनको हम एक डायरेक्शन में डिफॉर्म नहीं कर सकते, वो हमारा डक्टाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। और जो हमारे होते हैं ये ब्रिटल मटेरियल, इनमें आपको कभी प्लास्टिक जोन देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे इजी एग्जांपल है ग्लास। और एक आपको बता देता हूँ, स्टील में, स्टील हमारा कार्बन का परसेंटेज स्टील में, उससे हमारी स्ट्रेंथ, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज होती है स्टील में, ये कार्बन के कंटेंट से इफेक्ट पड़ता है इनमें। तो अगर कार्बन हमारा इंक्रीज होता है तो हमारी डक्टिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, टफनेस भी हमेशा डिक्रीज होगी। मैं बताऊंगा आपको टफनेस क्या होती है। स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कार्बन कंटेंट इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ब्रिटलनेस हमेशा इंक्रीज होगी और हमारी हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। जैसे हमारा एक है कास्ट आयरन, उसमें हमारा कार्बन कंटेंट 2 से 4% रहता है। तो इससे अगर कार्बन बढ़ेगा तो कास्ट आयरन की टफनेस बढ़ेगी, मीन्स कास्ट आयरन की टफनेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। और अगर हम बात करें इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स अगर किसी भी मटेरियल पे हम फोर्स लगा रहे हैं और आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स द मटेरियल गेन इज ओरिजिनल शेप, इट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी होता है जब मटेरियल पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वो डिफॉर्मेशन होता है, तो लोड के रिमूवल के बाद भी उसका ओरिजिनल शेप वो रिगेन नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। हार्डनेस हो गया, इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और स्क्रैचेस। स्क्रैचेस के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस के लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं, ब्रेनली हार्डनेस नंबर। इससे हम किसी भी मटेरियल की हार्डनेस पता कर सकते हैं। इसमें हम स्टील बॉल्स का यूज़ करते हैं। और बात करें टफनेस की तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए यूज़ होता है, मीन्स टफनेस फाइंड करते हैं इससे हम। इसके लिए हम 4P टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आइजोट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आइजोट हमारा लगभग कैंटिलीवर के लिए यूज़ होता है और 4P टेस्ट हमारा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रेन एनर्जी की। स्ट्रेन एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपोनेंट व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड। एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल when it is strained. स्ट्रेंड, सॉरी गाइस लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, U इक्वल्स टू हाफ P डेल्टा। और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। इसको कर सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, हुक्स लॉ को लगा के ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इसमें हमारे और टर्म्स भी है। रेजिलियंस, ये हमारी एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी
विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रीजन, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब हमारा आता है प्रूफ रेजिलियंस। ये स्ट्रेन एनर्जी होती है एट इलास्टिक लिमिट। जो हमारे इलास्टिक लिमिट पे जो हमें स्ट्रेन एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। और टफनेस जो होता है, जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होता है एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, उसको हम बोलते हैं टफनेस। ये सब आपको मैं मुंह से बता रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा इसलिए। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एक और टर्म होती है, ये होता है रेशियो होता है ये प्रूफ रेजिलियंस का टू वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस मैंने आपको बताया, जो इलास्टिक लिमिट पे जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसको बोलते हैं हम प्रूफ रेजिलियंस। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस वो हो गया प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा सा हम और बात करें तो आपने सुना होगा होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो होमोजेनियस मटेरियल, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ये दो, अभी बताता हूँ आपको मैं। होमोजेनियस मटेरियल, these are the material which exhibit same elastic properties in all the points of a given direction। इसको मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। होमोजेनियस मटेरियल वो होते हैं, अगर आप मटेरियल के किसी भी पॉइंट को लोगे तो उस डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे उस डायरेक्शन में आपको उसकी वैल्यू सेम ही मिलेगी इलास्टिक कांस्टेंट की। यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे भी E1 ही मिलेगा, यहाँ पे E2 है तो इस डायरेक्शन में हमेशा E2 ही मिलेगा। अब एक दूसरा आता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक की बात करें तो इसमें और होमोजेनियस में डिफरेंस ये है कि आइसोट्रोपिक में किसी भी पॉइंट में आप लोगे तो उस पॉइंट में हर डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी सेम ही मिलेंगी। होमोजेनियस में हर डायरेक्शन में आपको सेम मिल रही थी, और आइसोट्रोपिक में एक पॉइंट की हर डायरेक्शन में आपको सेम मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ अ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। किसी भी बॉडी पर अगर लोड लगेगा तो उसके डिफॉर्मेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा डिफॉर्मेशन। अब थोड़ा हम जनरल सी टर्म, छोटी मोटी टर्म समझ लेते हैं जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यंग्स मॉडुलस, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। एक होता है हमारा शेयर मॉडुलस, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसका होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। और एक होता है बल्क मॉडुलस, इसको हम के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसके अंदर हमारी कुछ जनरल टर्म्स रहती हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये रिलेशनशिप रहता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो कुछ इस प्रकार है। E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, और E इज इक्वल्स टू 9KG 3K प्लस G, और म्यू इक्वल्स टू 3K माइनस 2G 6K प्लस 2G। तो इसमें E तो हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, G हो गया आपका शेयर मॉडुलस, और K हो गया बल्क मॉडुलस। और जो इसमें म्यू है, ये म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो, होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
अब हमारे में बचा है थर्मल स्ट्रेसेस। टेम्परेचर के कारण मटेरियल के अंदर इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ होता है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। कोई मटेरियल है, जैसे स्टील मान लो इसको, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके साथ इसमें इलांगेशन आएगा, तो इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन होता है हमारा अल्फा डेल्टा टी। अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और चेंज इन अगर लेंथ देखें तो एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर, डेल्टा टी हो गया राइज इन टेम्परेचर, एल हो गया हमारा ओरिजिनल लेंथ, और हमारा अल्फा हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं, अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है ब्रास से, और ब्रास की ज़्यादा होती है कॉपर से, और कॉपर की ज़्यादा होती है, कॉपर से ज़्यादा होती है स्टील की, सबसे कम होती है। इसका मतलब यह है, अगर कोई हमारे पास बीम है, कंपोजिट बीम, जो हमारी कॉपर स्टील से बनी हुई है, अगर टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा तो कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन स्टील से ज़्यादा है, तो इस पे एक्सपेंशन ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टील, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टील इसको रेजिस्ट करेगा, इसको आगे इसका एक्सपेंशन होने नहीं देगा, तो इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और वहीं अगर ये बढ़ेगा तो ये स्टील पे भी फोर्स लगेगा, जिससे इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है पेपरों में, इसलिए इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए।